बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि IMF प्रोग्राम काफ़ी मुश्किल है, मालियाती इदारे ने सख्त शराइत रखी। दूसरी जानब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने कहा है कि NDMA के पास अरबों रुपए आ रहे हैं, कुछ पता नहीं कि रकम कहाँ लग रही है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि एक साल में बिजली की कीमतों में 29% इजाफा अवाम दुश्मनी की इंतहा है। इस समेत दिन भर के जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वजीर खजाना शौकत तरीन साहब की जानिब से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें IMF प्रोग्राम शराइत के हवाले से बज़ाहिर ये लगा कि वो खुश नहीं है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या बेहतरी के लिए वजीर खजाना साहब कुछ कर सकते हैं? देखिए, वजीर खजाना शौकत तरीन साहब को बड़े मुश्किल दौर में ये वजारत मिली है और चंद रोज़ बजट में रह गए हैं और उन्होंने जो बातें सारी की बड़ी हद तक वो बातें दुरुस्त हैं कि जो शराइत जिन शराइत के ऊपर बात हुई IMF से वो किसी के इल्म में भी नहीं है। उनके जो इल्म में है तो यकीनन उन्होंने देखा होगा और फिर कहा होगा कि दोबारा। तो मसला ये है कि वो फिर मैं रोज़ जो बात कहता हूँ कि फिर करना क्या है। मतलब IMF से निकलना है, IMF से बातचीत शुरू करनी है, कब शुरू करनी है, मतलब कब, मतलब बजट तो सर पे है तो IMF को क्या बता दिया गया है कि IMF दोबारा तैयार हो गया है बातचीत करने पे, मतलब क्या, मतलब हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त, जरा ये हमें बताया जाए ना एक बात। वो जैसे 2023 की वोटिंग मशीनों के अंदर सौदेबाजी हो रही है, उस वक्त वोटिंग मशीनें आएंगी इलेक्ट्रॉनिक, तो फलाना उसमें पैसे खाने हैं, क्या करना है, मतलब ये 2021 करप्शन की तैयारी। ओहो, अच्छा, वही तो, ये ऐसे चल पड़ा है वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक। बात यह है वजीर आजम साहब को अपनी टीम पे नजर रखनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोग, और मैं उस बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि वजीर आजम हाउस में बदमाशियां मौजूद है और बहुत बड़ी लगता है कभी कभी तो ऐसे कि खान साहब ही रह गए हैं अकेले, ये 2-4 और 5-10 लोग रह गए होंगे। वो ऐसी जगह लेकर आ गए हैं खान साहब को कि वो देखें। अब शौकत तरीन साहब ने जो आज बात की है, शौकत तरीन साहब ने एक तो सारे मसाइल बताए मईशत के कि कहाँ पे खड़े हैं हम, और IMF के साथ जो सख्त शराइत, तो सख्त शराइत में तो फिर ये सारी कैबिनेट बैठी थी ना, तो वो अब कैसे शौकत तरीन साहब और वकार मसूद साहब, ये जो बाद में लोग आए हैं, ये कैसे बजट कैसे बनेगा, कैसे, मतलब ये कब हम उनसे दोबारा बात करेंगे। अच्छा, टैक्स नेट बढ़ना चाहिए, ये तो बढ़ना चाहिए, इसमें तो कोई, ये तो हम पिछले 50 साल से 70 साल से कह रहे हैं टैक्स नेट बढ़ना चाहिए, मतलब कब बढ़े, मतलब कब, कैसे, क्या, मतलब जब तो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं ना मुल्क। हाँ। तो कैसे, असल इशू महंगाई, चीनी की कीमतें, ये इशूज थे ना, तो इससे बढ़ के कभी वो वोटिंग मशीन आ जाती हैं बीच में, तो कभी वो मतलब क्या, मतलब कुछ पता चले कि हमें हमारी क्या प्रायोरिटीज क्या हैं। कोविड का जिक्र ही नहीं आ रहा, लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं हम, ईद से आगे पीछे, ये शहर बंद वो शहर बंद, तो क्या, कहाँ पे। और इमरान खान साहब ने आज जो बात की है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की, और इस प्रोग्राम में बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है कि जो सफारत खाने, आप बाहर जाएं तो पाकिस्तानी बड़े बड़े ही बेजार नज़र आते हैं। कुछ जेलों में पड़े हैं, किसी के वीज़े के इशू हैं, कोई थानों के उधर पुलिस स्टेशन के चक्कर लग रहे हैं, कुछ वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो एम्बेसीज हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्टेड नज़र आती हैं, ठीक है, इस बात में कुछ शक नहीं। लेकिन मसला ये है कि जब, और खान साहब ने कहा कि उनको एक्सपीरियंस भी है माजी में, और माजी में होता भी रहा है कि जो डोनेशन मिलता था खान साहब के, जो डोनर्स होते थे, तो वो एलिट ही डोनर्स आते थे ना, जो बड़े खान साहब को डोनेट करते थे। और खान साहब का बैट जैसे साइन खान साहब ने किया तो $10 लाख का बिक गया, तो 5 लाख का हो गया, तो 10 इतने लाख दरम का हो गया, तो ऐसे तो एलिट फैमिलीज ही आती थी, शहजादे आते थे, मतलब UAE में, और बाकी जो रॉयल फैमिली के लोगों को मैंने देखा है वहाँ पे, तो बड़े बड़े लोग ही आते थे, छोटे भी आते थे, जो जो गरीब गुरबा थे वो भी डालते थे। अच्छा, बात उनकी बिल्कुल बजाय, और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। तकरीबन तमाम सफारत खानों में एक आम आदमी जो है वो, उसके काम होते हैं बड़ी मुश्किलों से होते हैं, वहाँ रिश्वत भी ली जाती है, सब कुछ, सब काम होता है सारा। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि मैं 2-3 एम्बेसीज से आज बात हुई, पाकिस्तान की एम्बेसी जो बाहर, वहाँ पर एक दुख या कहूँ या जो भी कहूँ, वो सफारतकार जो है वहाँ के, वही कह रहे हैं कि एक तो एक सीजन्ड डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन सर्विस के, वही कह रहे हैं कि जी बात ये सारी कि ये बात हमसे इन प्राइवेट हो सकती थी, हमारे यहाँ पर कोई इश्यूज थे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हमें इस्लामाबाद बुला लेते, या वज़ीर आज़म साहब जहाँ से शिकायतें,
इसको पूरी दुनिया के सामने वो कहते हैं कि हमने तो, हमारी इतने साल तो गुजर गए हैं फॉरेन सर्विस में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मुल्क के सफीरों को कहें कि आप करप्ट हैं, आपके यहाँ करप्शन होती है, ये होता है, आपके यहाँ वो होता है। तो कहते हैं ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फॉरेन पॉलिसी की गाइडेंस है और वो प्राइम मिनिस्टर हमें ये बताएंगे, या फॉरेन सेक्रेटरी हमसे, फॉरेन सेक्रेटरी बात कर लेते, हम प्राइम मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी, तो इसको दुनिया भर में तो हमारी क्या पोजीशन है यहाँ पे। तो वो फॉरेन सर्विस के लोग हैं, वो बड़े सीनियर हमारे यहाँ पे, डॉक्टर फैसल और बाकी जो बेशुमार लोग हमारे जो फॉरेन सर्विस के हैं, और वो कहते हैं कि ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो मामले खुसूसी हैं, जुल्फी बुखारी साहब, तो वो तो आते रहते हैं यहाँ सफारत खानों में, तो वो करते, तो वो उनके थ्रू बात हो जाती, किसी और के थ्रू बात हो जाती, तो उनके अंदर एक जो है वो नाराज़गी नहीं है, मतलब वो जिसे कहते हैं डाउन होना। वो कहते हैं हम तो इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में, पाकिस्तान दुनिया में लॉकडाउन हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं ट्रैवलिंग खुलवाएं, हम कोशिश कर रहे हैं लॉबिंग करें, हम ये करें, तो सबको ये कह दिया कि वो ये शिकायतें होती रहती हैं। उन्होंने कहा इंडिया की भी होती हैं, अमेरिका की भी होती हैं, हर मुल्क की होती हैं, लेकिन वो उसको पब्लिक में इस तरह नहीं करते, इस तरह अनाउंस नहीं किया जाता। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने, उनका कहना ये था कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वोट और ये सारे लेने के लिए उनके फॉरेन सर्विस को पूरे उतार दें, और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने गलत किया। तो मैंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोच समझ के किया होगा, फॉरेन मिनिस्टर से मशवरा करके किया होगा, तो वो बहरहाल उनके अंदर एक रिजेंटमेंट है। ठीक है, अच्छा, बात भी दुरुस्त है, प्राइम मिनिस्टर की बात भी दुरुस्त है। यहाँ पे वो जो बात उन्होंने की है कि धक्के खाते रहते हैं लोग, ओहो, मतलब उनको तो मतलब पूछते कोई नहीं है, लंबी कतारों में एक जनाब साइडों के ऊपर एक छोटा सा एक ऑफिस होता है। आप जरा खलीजी ममालिक में चले जाएं, आप देखें जेलों में कितने लोग पड़े हैं। अभी खान साहब जा रहे हैं मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे वो कोई प्रिजनर्स को सऊदी अरेबिया गालिबन, हाँ छोड़ेंगे, वो आज़ाद करेंगे कुछ प्रिजनर्स को वहाँ पे। लेकिन बात यह है कि ये इनकी बात है, उनकी बात यह है कि ये इसको पब्लिक में कहने की क्या जरूरत थी आपको, मतलब हमारी यहाँ पे क्या पोजीशन हो गई, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, चलें, लेकिन अब देखते हैं कि ये मामला किस तरह आगे जाता है। दूसरी जो बात है वो शौकत तरीन साहब ने ये भी कहा है कि मैं अपोजिशन की पार्टियों से भी बात करूंगा और ये मईशत के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए अपोजिशन पार्टीज के साथ। नैब के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है शौकत तरीन साहब के, अपने ऊपर भी तो नैब के मामला आते हैं ना। वो कहते हैं अच्छा, लेकिन वो उससे हटके वो बिजार है, वो कहते हैं कि नैब की मौजूदगी में मईशत चल नहीं सकती। तो ये तो बात आसिफ जरदारी साहब, अच्छा, एफपीआर के हवाले से उन्होंने तारीफ भी की और अक्सर और कहा कि हरासा किया गया है, कहीं ना कहीं किया गया होगा, लेकिन मसले पे करना क्या है। मुझे अब ये सारी बातें छोड़ दें, करना क्या है। अब मतलब अब 2.5-3 साल हो गए हैं, अब हम अब क्या करना है, मतलब एफबीआर को ठीक करना है, हमने सफारत खानों को ठीक करना है, हमने दुनिया को रिफॉर्म्स बनाने, इस्लामोफोबिया का बताना है पूरी दुनिया को, हमने पुलिस ठीक करनी है, हमने ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना है, जैसे फिरदौस आशिक साहब, हमने कोविड से लड़ना है, हमने सारा कुछ, हमने क्या कर, हमने सियाहत स्टार्ट कर देनी है इन दिनों में, हमने कोई एक चीज कंप्लीट प्राइम मिनिस्टर कर दे। मैं उसे बार बार कहता हूं कि प्रायोरिटी पे एक कोविड को लेके 2 महीने निकाल दें किसी तरह, ठीक है। बाहर के सफारत खानों को हम फिर देख लेंगे, कोविड से ये 3 महीने निकाल लेंगे, जो लोग फंसे हुए पाकिस्तानी आगे पीछे उनकी वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट होके वो किसी तरह से ये 2-3 महीने गुजर जाए। फिर एक चीज इधर से चुरली आ जाती है, उधर से आ जाती है, उधर से आ जाती है, बीच में गुड्डम बुड्डम, समझ ही नहीं आता रोज की बात क्या की जाए, ठीक है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि करप्शन हुई है, ये बहुत मेगा करप्शन है जो बाहर से पैसे आए, और उसमें मैं रोज बात कहता हूं, हम खबर नहीं दे रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि इसकी तरफ से सरकारी तौर पे कोई तहकीकाती कमेटी वगैरह बैठे। एनडीएमए के हवाले से जो बात की, एनडीएमए सारे ये पैसा बाहर का किधर गया सारा, $1.5 अरब आया ना, $1.5 अरब, बिलियन जी। अच्छा, तो बाकी तो पाकिस्तानियों ने पैसे दिए हैं, बाकी तो लोगों ने खुद मदद की है, बाकी तो लोगों ने टेस्ट खुद पैसे देके करवाए हैं जी। तो बाकी और क्या हुआ है, मतलब मुफ्त टेस्ट हुए हैं, मुफ्त वैक्सीनेशन, कहाँ पे मुफ्त वैक्सीनेशन जो थी वो थोड़ी सी हुई है, बाकी तो पैसे देके लोग करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वो तो अभी शुरू हुई है ना। अच्छा, और अभी जो शुरू हुई है तो उस पर असद उमर साहब ने कह दिया कि शुरू में हमने जो है वो मुफ्त चाइना से ली थी, बाकी तो चाइना से हम खरीद रहे हैं, उन्होंने ये कहना हम चाइना से खरीद रहे हैं जी जी। तो किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, फिर वो क्या मुफ्त मतलब उसके ऊपर एक डिटेल आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब को उस पर नजर रखनी चाहिए कि उनकी टीम क्या कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो इंप्लीमेंट किस तरह हो रही है नीचे, वो उस पर देखें और एक तरफ फोकस हो जाए। हम तो ये गुजारिश कर सकते हैं, और वो कोविड का क्राइसिस
सऊदी अरेबिया का दौरा प्राइम मिनिस्टर का शुरू हो रहा है, लेकिन वहां से खबरें बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में क्या होगा, इसका फैसला खित्ते के हालात करेंगे। ये बात मैं कह चुका हूं। अच्छा, मैं जरा आपको ये बताऊं कि खबर, थोड़ा सा टाइम अगर मुझे मिल जाए 5 मिनट, सीरिया के हवाले से, शाम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, जो पाकिस्तान के अंदर अब असरअंदाज होने जा रही है, और वो मैं आपको बताता हूं कैसे। शाम हमारा ब्रादर मुल्क, उसके एक तरफ अगर नक्शा आप देखें तो एक तरफ उसके लेबनान, जनूब मगरिब में उसके लेबनान और इसराइल हैं, उसके शुमाल में सीरिया के जो है वो आपको नजर आता है टर्की, फिर उसके बाद उसके मशरिक में आपको नजर आता है इराक। अगर आप उसकी स्पेस देखें, उसकी ज्योग्राफी देखें तो आपको अजीब सा, और उसके फिर एक तरफ जनूब में आपको नजर आता है उर्दन, दरमियान में शाम है। अच्छा, और शाम को 2011 के बाद से ये जब अरब स्प्रिंग या फतफी शुरू, तो शाम को उसके कुछ अरसे के बाद निकाल दिया गया था, अरब लीग से भी और ओआईसी से भी। अच्छा, अब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शाम को फतह किया गया था। और शाम की और बहुत सारी, मैं यहाँ पे उस बात में नहीं जाऊँगा जो तारीख के या मुस्तकबिल के हवाले से बातें हैं शाम के बारे में, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि जो उमवी दौर था, उमवी दौर, बनु उमय्या उमवी दौर, उसमें दमिश्क मुसलमानों का दारुल हुकूमत था। ठीक है, मदीना मुनव्वरा कभी भी, मदीना रियासत मदीना तो है और मदीना की तरफ, लेकिन उसके बाद मुसलमान कभी भी दोबारा यानी मौजूदा जो हिजाज के इलाके हैं वहाँ पे कभी दारुल हुकूमत, उन्होंने दारुल खिलाफा नहीं बनाया। तो पहला जो था वो दमिश्क बना। ठीक है, उसके बाद जब अब्बासी आए तो अब्बासी दौर के अंदर वो बगदाद आ गया, और बगदाद तहस नहस भी हो गया। ठीक है, उनके आखिरी दौर के अंदर। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि जब 100 साल रहे, उमवी दौर तकरीबन 100 साल, 100 साल इतना रहा, और फिर उसके बाद सलीबी जंगें शुरू हो गई, और फिर सारा उसमें फिर वो 100 साल तक उसमें फिर फ्रांस की फौजें और बरतानिया और जर्मन और यहाँ सारी फौजें आके तो शाम के मुख्तलिफ हिस्से बकरे हो गए, और ये सारा। और फिर ये हुआ कि मौजूदा जो तिकरित का इलाका है, शहर है तिकरित। अच्छा, तिकरित बड़ा मशहूर, तिकरित मैं आपको बताऊं, हालिया जो तारीख है, हालिया जो साल हैं पिछले, उसमें तिकरित की अहमियत यह है कि ये तिकरित जो है ये अब इराक में है, लेकिन पहले ये शाम में था। सही, ठीक है, पहले ये शाम में था, अब इराक में। लेकिन इसकी अहमियत यह है कि ये तिकरित वो इलाका है जहां पे सद्दाम हुसैन पैदा हुए थे। अच्छा, और सद्दाम हुसैन को जब 2003 में अमेरिकन आ गए तो सद्दाम हुसैन को ढूंढा जा रहा था, तो सद्दाम हुसैन को हम तो सद्दाम हुसैन कहते हैं, इराक में, सऊदी अरब में या शाम में या अरब दुनिया में उनको उनके कबीले से याद रखा जाता है। सद्दाम हुसैन अल तिकरती कहते हैं, तिकरती नाम लगाते हैं आगे। और दावर का एक गांव है जो थोड़ा सा फासले पे है तिकरित से, वहां पर फिर सद्दाम हुसैन जो है उनको अमेरिकन ने उनकी जहां वो छुपे हुए थे वहां से उनको पकड़ा था, ऑपरेशन रेड डॉन जिसे कहते हैं। अच्छा, लेकिन तिकरित का जिक्र मैंने क्यों किया है? मैं तिकरित का जिक्र, ये तो इराक में पकड़ा था ना, लेकिन ये पहले शाम में था तिकरित। और शाम के अंदर जो तिकरित है वो तिकरित की एक और अहमियत भी है, और वो अहमियत ये है कि वहां पर एक जो है वो यूसुफ नामी नौजवान पैदा हुआ। अच्छा। उसी गांव में कई सौ साल पहले, और जिसको तारीख याद रखती है सलाउद्दीन अयूबी के नाम से। सलाउद्दीन अयूबी और सद्दाम हुसैन का एक ही, अभी भी अजीब बात। अच्छा, तो सलाउद्दीन अयूबी यूसुफ, और उसने फिर जो है वो वहां पर सलीबी जंगों के हवाले से रोल प्ले किया। अच्छा, अब मैं बात क्यों कर रहा हूं शाम की? मैं बात इसलिए कर रहा हूं, मैं 1 मिनट और लूंगा सिर्फ, चंद सेकंड, कि राय अल यौम एक अखबार है, और राय अल यौम एक अरब अखबार है, और वो ये खबर दे रहा है कि सऊदी अरब ईरान नहीं, मेरे लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब और शाम के इंटेलिजेंस चीफ्स के दरमियान, जो मैंने कल बात की थी, सऊदी अरब एक मुलाकात हुई है जी। जनरल खालिद अल हमदान, उन्होंने विजिट किया है डेमास्कस का,
और उन्होंने वहां पे प्रेसिडेंट असद से मुलाकात की है और मेजर जनरल अल ममलूक से मुलाकात की है और ओपनिंग होने जा रही है वहां पे सऊदी एम्बेसी की ईद के बाद और तमाम रिलेशंस बहाल होने जा रहे हैं। ये रायल ये एक मिडिल ईस्ट का एक न्यूज़पेपर है जो निकलता है उन इलाकों से, यानी हम समझ लेंगे लेबनान और सीरिया और दरमियान में कहीं। अच्छा, अब ये वो बात है जो मैंने कल कही थी। इसका मतलब ये हुआ कि शाम और सऊदी अरब, बहुत लंबी गुफ्तगू हुई है शाह सुलेमान और तैयब उर्दुगान की आज। शाह सुलेमान और तैयब उर्दुगान, मैंने कल बात की थी ना, उनको दावतनामा आ सकता है। जी। आज बात हुई है शाह सुलेमान की तैयब उर्दुगान, सऊदी अरब और तुर्की करीब, और साथ ही सऊदी अरब और शाम करीब, और साथ ही सऊदी अरब और ईरान करीब। ठीक है ना। ये सारे वाकयात जो हैं ये इस वक्त वहां पे हो रहे हैं। ये जो दौरा 4 दिन का हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौजूद है वहां पे, अस्करी क़यादत, ये खित्ते के फैसले बहुत सारे इसमें हो रहे हैं। बेहतर डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद और उसका पाकिस्तान पे असर क्या होने जा रहा है ये भी आप तैयब उर्दुगान और शाह सुलेमान की गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब। जमाल खशोगी के बाद आप देखेंगे हालात बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान राबते की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पाकिस्तान नहीं मेरा ख्याल है पाकिस्तान का तो रोल है जी, लेकिन इमरान खान साहब शायद उसमें कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे क्योंकि वो उनकी टीम ने इंगेज किया हुआ है इसमें तर्जुमानों के इजलास में, और ये जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वहाँ अहम तरीन फैसले जो हैं रियासतें कर रही हैं, उनके सरबराहान कर रहे हैं डायरेक्टली। देखें, अरब न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ मैं, किंग सलमान डिस्कसेस बायलैटरल रिलेशन विद टर्किश प्रेसिडेंट। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। ये इसको लाइट कोई ना ले, और मेरा ख्याल से कोई भी लाइट नहीं ले रहा होगा। और इसी को डेली सभा पे टर्की से कर रहा है एर्दोगन किंग सलमान डिस्कस। और 11 तारीख को, खबर भी दे देते हैं, 11 तारीख को तुर्की के वजीर खारजा 4 साल के बाद रियाद पहुंच रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये 11 तारीख को। तो ये सारे इवेंट्स तेज इवेंट्स हो रहे हैं। तो अच्छा, मैं सिर्फ आपको बताऊं कि ये तुर्की सऊदी अरब कतर पहले हो चुका है, अब सऊदी अरब शाम हो रहा है। और शाम इसलिए शाम की इंपॉर्टेंस है कि देखें, बशर उल असद को जब हटाने, बशर उल असद जो है वो हाफिज उल असद के बेटे, हाफिज उल असद जो है वो 1970 में जो कू हुई थी उसके नतीजे में वो आए थे, ठीक है ना। और उससे पहले 2-3 और बगावतें, फौजी बगावतें हो चुकी थी हाफिज उल असद के आने से पहले। और हाफिज उल असद का मैं आपको ये बताऊं कि हाफिज उल असद से पहले यानी सलाउद्दीन अयूबी के बाद आगे, लेकिन एक बार बताना जरूरी है कि शाम भी सल्तनत उस्मानिया के पास रहा है। और सल्तनत उस्मानिया जो था वो उस्मानी चले गए थे जर्मन्स के साथ, और दूसरी साइड पे ब्रिटिश और फ्रेंच और ये सारे लड़ रहे थे। तो शिकस्त हो गई जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, तो फिर ये फ्रेंच मैंडेट में आ गया। ये जो शाम का इलाका है तो ये मैंडेट आ गया, लेकिन फ्रेंच मैंडेट आ गया, और उन्होंने इसको यहां पर शाह फैसल अव्वल जो थे, जो कि शरीफ मक्का के तीसरे बेटे थे, वो शरीफ मक्का जो हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, हाशमी खानदान से, उनको यहां पर एक सल्तनत बना के दे दी उन्होंने। ये सल्तनत शाम बन गई, 4 महीने चली और उसके बाद गिर गई। और गिर गई 4 महीने चलने के बाद शरीफ मक्का के बेटे शाह फैसल अव्वल को उसके बाद ये बुखिन बरतानिया ने ले लिया। तो बरतानिया ने कहा कि बंदा तो बड़ा अच्छा है, वो थे ना टी लॉरेंस जो थे वो साथ थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ी ज्यादती है, अब इसके क्या करें। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इराक का बादशाह बना देते हैं। तो वो शाम से उठा के उन्होंने इराक का बादशाह बना दिया। फिर वो इराक में रहे काफी अरसे तक, फिर उसके बाद उनके बेटे भी आ गए गाजी, फिर उनके जो जब पोते आए तो उनको फिर उनके खिलाफ बगावत हो गई वहां पे। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर, अब वो हाफिज उल असद के ये जो बशार उल असद है, ये बशार उल असद इसलिए सदर बन गए थे क्योंकि इनके बड़े भाई जिनको असल में हाफिज उल असद चाहते थे मेरे वलीयत बने, उनका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था 1984 में। बसारुल असद, अच्छा बशारुल असद के बड़े भाई जो थे उनकी डेथ हो गई। तो ये डॉक्टर हैं, ये ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ रहे थे, आई स्पेशलिस्ट बन रहे थे लंदन में। इनको बुला के ट्रेन करके इनको बना दिया, और फिर इन्होंने जब ये बन गए इन्होंने आइन चेंज किया, वो 40 से 36 साल उम्र की ताकि ये रूल कर सकें। और इनको मारने के ऑर्डर साइन हो गए थे 2015 में, ठीक है, 2011 में अमेरिकन ने, तो सेरीन गैस और सारा। और ये वहां पर फिर इनकी फौज बनी फिर मुकाबले पे, क्योंकि ये अलवी हैं, अलवी अहले तशी, इनको अहले तशी नहीं मानते थे पहले, हसन आशरी, ये अलवाइट्स हैं। लेकिन फिर
जो है वो एक बड़ा लंबा चौड़ी कहानी है। मैं पहले जिसको डिस्कस कर चुका हूँ किस्सा कि इमाम मूसा सदर ने फिर अलवाइट्स को लेबनान में जब वो चले गए, वो कुम में बड़ी बड़ी शख्सियत इमाम मूसा सदर कुम में पैदा हुए, नजफ में तालीम हासिल की, लेबनान चले गए। उन्होंने फिर अलवाइट्स को जो है वो असनाशरी के साथ फतवा वगैरह देके वो आए। तो पहले सुन्नी भी इनके खिलाफ होते थे, शिया भी खिलाफ होते थे, बाद में फिर ये इनको शिया मसलक में शामिल कर लिया गया असनाशरी के साथ। बहरहाल अब मैं इसे भी कहना चाह रहा हूं कि अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। साथ ही जनाब इंडिया से अजीब व गरीब अफसोसनाक इतला आता रही है, 3,82,315 नए केसेस और 780 अमवात, जो सबसे ज्यादा अमवात हैं अभी तक। ये 3.5 लाख से केसेस नीचे जा ही नहीं रहे पिछले 14 दिनों से। और WHO ने आज ये कहा है कि पिछले हफ्ते दुनिया में हर 4 में से एक, यानी 25% जो अमवात, 25% जो केसेस हैं, 4 में से एक का ये मतलब 25% उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। लेकिन एक नया रौला क्या पड़ा है? नया रौला ये पड़ा है कि G7 का इजलास हो रहा है लंदन में, और जी उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, उसमें जो है वो जाहिर है कि बरतानिया मेजबान है, उसमें जर्मनी है, उसमें फ्रांस है, उसमें जयशंकर वहां पहुंचे। और जयशंकर के वक्त के अंदर जरा ट्वीट दिखाएं, जयशंकर साहब का ट्वीट तो दिखाएं जरा। इंडिया से जयशंकर पहुंचे हैं और उसके बाद वो वहां पे पहुंच के ट्वीट कर रहे हैं कि जी कल शाम को अचानक मुझे पता चला है कि मेरे वक्त के अंदर जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस निकले। अरे वो वहां से देसी वो जो इंडिया का वेरिएंट था वो लेके जयशंकर पहुंच गए उस कॉन्फ्रेंस में। कहां वो किससे मिले? सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिले पिछले 24 से 48 घंटों में। वो जनाब उसके बाद वो जनूबी अफ्रीका के जो है वो उनसे मिले हैं वजीर खारजा से, वो जर्मनी के वजीर खारजा से मिले, फ्रांस के वजीर खारजा सबसे मिले। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट, अच्छा वहां पे हो क्या रहा है कि वहां पे वो चेक करते हैं एंटर होने से पहले ना, और उन्होंने कोविड सिक्योर एनवायरनमेंट। अब कोविड सिक्योर एनवायरनमेंट में अचानक, अच्छा इन्होंने भी अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, इन्होंने भी कोरोना, हंगामा खड़ा हो गया वहां पे कि ये क्या जरूरत थी इस वक्त जयशंकर को बुलवाना। एक हंगामा खड़ा है। जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी मैं क्वारंटाइन कर रहा हूं, ये ट्वीट में लिखा है उन्होंने कि मैं अपने आप को क्वारंटाइन कर रहा हूं, और क्वारंटाइन करने के नतीजे में जो है वो जो मतलब मैं इसको, आप यकीन करें कि इसको समझने से कासिर हूं कि ये आखिर हो क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। इंडिया टुडे खबर दे रहा है 2 इंडियन डेलीगेट्स एट यूके G7 समिट टेस्ट पॉजिटिव। ओ भाई, ओ खुदा का वास्ते, ये कर क्या तमाशा क्या कर रहा है मोदी? क्या इनके लोग क्या कह रहे हैं? जयशंकर के वक्त में कोविड पॉजिटिव टेस्ट देसी वेरिएंट लेके पहुंच गए, खुद तोहफे में वो वहां से वैक्सीनेशन भेज रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं फ्लाइट्स। अब ये अजीब रौला है। कह रहे हैं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं जूम के जरिए वीडियो लिंक के जरिए आज जो है वो गुफ्तगू में शरीक हूंगा। वो कह रहे हैं क्वारंटाइन करके वापस भेजना है, वापस कैसे भेजना है, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, क्या खुदा जाने, एक रौला पड़ा हुआ है। वो सब अपने अपने टेस्ट करवा रहे हैं सारे लोग। अब आप सोचें, सेक्रेटरी ब्लिंकन और बरतानिया के लोग और बाकी सारे वज़ीर खारजा, उनके वक्त में वो खबर दब रही है कि पता नहीं कितनों को पॉजिटिव कर दिए, क्या हो गया, एक रौला पड़ा हुआ है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, सेक्रेटरी ब्लिंकन वहां से निकल के जा रहे हैं सीधा यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन उनका जाना एक दिन का गालिबन दौरा हो रहा है, लेकिन ये दौरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन इस दौरान जाना रशिया को एक मैसेज है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक्टिविटीज हो गई हैं तेज, और मैंने आपसे ये बात पहले भी कही कि वहां पर जो खबरें आ रही हैं वो खबरें तशद्दुद की भी हैं, वो खबरें जो हैं वो जो हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की मतलब हल्ला गुल्ला वहां पे मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। और अहमद शाह मसूद के जो साहबजादे हैं उन्होंने वहां पे ये ऐलान कर दिया आज कि हम लड़ेंगे तालिबान से। अगर तालिबान, उन्होंने अपने आप को मुजाहिदीन का नाम दे दिया है अहमद शाह मसूद के साहबजादे ने। ये तुलु न्यूज खबर दे रहा है कि उन्होंने कहा है कि मुजाहिदीन लड़ेंगे तालिबान से, मुजाहिदीन लड़ेंगे तालिबान से। जी जी, मुजाहिदीन तालिबान से। हाँ, वही। और 11 जो अफगान फोर्सेस के लोग मारे गए हैं आज वहां पे। अहमद शाह मसूद के साहबजादे, इनकी तस्वीर, हाँ उनके साहबजादे उन जो हैं वो अब वो जाहिर है वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिगर है उसमें। अच्छा, और साथ ही इसके अब ये देखें ना, इस पूरी पिक्चर में, ये जो पूरी पिक्चर है, इस पूरी पिक्चर के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो तो बनता है बहुत अहम, क्योंकि पूरा जो खित्ता है, देखें नेतन्याहू गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा,
नेतन्याहू रात 12 बज गए और 12 बजे के बाद नहीं कोई एक्सटेंशन नहीं मिली, कोई एक्सटेंशन मिली। दोबारा इंतखाबात होंगे? नहीं, वहां पर 2-3 इश्यूज खड़े हो गए। देखिए मसला ये है कि ये ट्रंप दौर के जो नमूने छोड़े हुए हैं ना अपने दौर के ट्रंप ने, ये उनके वो इस वक्त कुछ ना कुछ उनके साथ गड़बड़ हो गई है। उसमें एक मोदी, एक नेतन्याहू, 2-3 और हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि नेतन्याहू रात 12 बज गए और नेतन्याहू गवर्नमेंट नहीं बना पाए। अब गवर्नमेंट बना नहीं पाए तो वहां पर अब जो सदर रेवन है उनके पास 3 दिन रह गए। या तो वो नेतन्याहू, देखिए ना 61 चाहिए, 61 का नंबर चाहिए, इनके पास है 52। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हैं वो इनके जो ओपोनेंट हैं उनको अगर वो देते हैं चांस गवर्नमेंट बनाने का तो उनके पास भी जो है वो कम वोट्स हैं, उनके पास जो हैं वो हैं 45 वोट्स। ठीक है, तो आखिर में वही नफ्ताली बेनेट जो है, यानी लिपिड के पास जो है, जो लिपिड हैं इनके ओपोनेंट, उनके पास 45 वोट हैं और नफ्ताली बेनेट जो हैं उनके पास 7 वोट हैं, लेकिन वो 7 वोट जिधर गए वो 61 वोट्स आ जाएंगे। अच्छा, हुकूमत नहीं बना पाए तो उसके बाद वो पार्लियामेंट से कहेंगे कि आप अपना एक बंदा चुन लें, 61 छोड़ दें, इलेक्शन छोड़ दें, अपने में से एक। अगर पार्लियामेंट भी नहीं बना पाई तो फिर 5वां इलेक्शन होगा 2 साल में। अच्छा, ये नेतन्याहू खुश भी है अंदर से। ये लोग अफरा तफरी पैदा करके ना, ये सारे लोग अफरा तफरी मुल्क में पैदा करके खुश होने वाली शख्सियत हैं, क्योंकि अफरा तफरी पैदा होगी तो अगले इलेक्शन तक नेतन्याहू ही रहेगा ना, निगरान केयरटेकर कैबिनेट तो नहीं आएगी ना अगले इलेक्शन। केसेस वो वजीर आजम ही रहेगा ना, भाई मैं नहीं बना पाया, वो निगरान कैबिनेट तो नहीं बनती वहां पर उनके आइन में। अच्छा, यही सूरत हाल जो है ये अगर आप देखें तो यही आपको नजर आ रही है पड़ोस में। ये पड़ोस में मगरबी बंगाल में, देखिए मगरबी बंगाल में मैंने पहले भी बात की थी कि मोदी चाहते हैं कि इतनी अफरा तफरी इंडिया में फैले। ये मैं नहीं अब कह रहा, ये वहां के लोग कह रहे हैं कि इतनी अफरा तफरी फैले कि उसके नतीजे में वहां पे कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए इंडिया में। कोई बुनियादी सारे मुअत्तल हो जाते हैं, मीडिया इधर उधर, हाँ कुछ भी, लोग मर गए, खप गए, क्या बात हो रही है, क्या सब बंद। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये दंगा फसाद हो जाएगा। पहले ही ऑलरेडी लोग सड़कों पे हैं, किसानों से लेके और ऑक्सीजन की कमी और ये सारे मामला। और ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं कि मोदी कॉल्स अप बंगाल गवर्नर ऑन वायलेंस। वजीर आला कौन है? ममता बनर्जी। कॉल किसको कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गवर्नर को। और गवर्नर से बात कर रहे हैं और दीदी जो है यानी कि ममता बनर्जी, स्मेल्स प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल उनके आ सकता है, उनके आइन के मुताबिक जो है, उनकी आर्टिकल है एक, उसके मुताबिक वो प्रेसिडेंशियल रूल, मैं अभी उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा था थोड़ी देर पहले। लेकिन मसला यह है कि उस प्रेसिडेंशियल रूल के क्या हालात हैं, क्या वो जमीनी जो वहां पर सिचुएशन है, जो मोदी के लिए प्रॉब्लम बन रहा है कि दुनिया देख रही है, तो उसके बाद जो है वो अच्छा, एक पिटीशन चली गई सुप्रीम कोर्ट में। आज पिटीशन चली गई है एक गुमनाम सी। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेज इन वेस्ट बंगाल, इंपोज प्रेसिडेंशियल रूल। अच्छा, वहां पे एक एनजीओ है, एनजीओ तो बड़ी मोतबर है, लेकिन वो जनाब चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि जी फैसले को खत्म करें और वहां पर फोर्सेज लगाएं मरकज से, सूबे के अंदर, और प्रेसिडेंशियल रूल लेकर। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंशियल रूल, और इसी के ऊपर वो जो उनकी फिल्म एक्ट्रेस थी जिनका अकाउंट कंगना रनावत, उनका जो अकाउंट था वो सस्पेंड हुआ था। तो वहां ये इंडिया के अंदर एक टर्मोइल है। जयशंकर का इस वक्त देखिए बात यह है सारी कि इस, अच्छा चाइना से एक अजीब खबर आ रही है, जो कि चाइना बहुत ही, मैं बताऊं ये पाकिस्तान के लिए बहुत, और पूरी दुनिया, हम लोग पता नहीं कहां उलझ गई है हमारी अकाबरीन। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ठीक है, जो कि परमिशन देती है यूरोप के अंदर। गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है उसने रोलिंग रिव्यू स्टार्ट कर दी है स्पुतनिक 5 का। और स्पुतनिक 5 के बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने स्पुतनिक 5 का भी शुरू किया है, उन्होंने चाइना का भी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ये खबर दे रहा है कि ग्लोबल टाइम्स खबर दे रहा है, बल्कि उससे पहले वो राइटर्स को दिखा दें। राइटर्स खबर दे रहा है कि ईयू रेगुलेटर बिगिंस रियल टाइम रिव्यू ऑफ फर्स्ट चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन। और ये जो है ये बड़ी बात है उनके यहाँ की, और ये अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स उसके साथ ही ये खबर दे रहा है कि जी बहुत ही अच्छी बात है कि एक्सपेक्टेड अप्रूवल ऑफ चाइनीज वैक्सीन बाय ईयू।
और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये वहाँ पर मंजूर होने जा रही है। और ये साइनोफार्म वैक्सीन, साइनोफार्म पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों ने लगाई है, ठीक है ना। साइनोफार्म तो ये यूरोप के अंदर अप्रूव होने चाहिए। मैंने कल ये परसों चार्ट भी दिखाया था कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे हैं और ये अल्टीमेटली सारी ही वैक्सीन हर जगह हर जगह अप्रूवल की तरफ जा रही हैं। जो अमेरिका में है वही वहीं पर, ये शुरू में था कि पासपोर्ट बनेंगे, लेकिन अब पासपोर्ट से कोई भी वैक्सीन है, मैंने ये दिखाया था, तो इसमें अब वो एक स्टेज आगे आ गई है, यानी साइनोफार्म एक स्टेज आगे, एक स्टेज से रह गई, उसके बाद साइनोफार्म जो है थ्रू हो जाएगी। एक्चुअली साइनोफार्म आगे जा चुकी है। वो जो लास्ट में व्हाइट आ रहा था ना साइनोफार्म का, वो ये था कि वो उनका शुरू करना है चंद दिनों में, वो शुरू हो गया। तो वो शुरू हो गया, फाइनल रिव्यू, उसके बाद वो यूरोप के अंदर भी उसको अलाउ कर देंगे। अच्छा, अब ये हो गया सारा रीजन का इशू। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंडिया के अंदर मामलात नहीं संभल रहे। और आज उनके जो चीफ मेडिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बात, और जो कि बड़ी अफसोसनाक सी बात है, एक तो उन्होंने बात ये की है कि इंडिया टुडे कह रहा है कि नो वी आर क्लोज टू हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी वही कि 70% लोगों को या लग जाए तो आप कर दें, वैक्सीनेट कर दें या उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। वो कह रहे हैं दूर दूर तक कहीं पर नहीं है, कहीं दूर दूर तक, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड रिप्रोडक्टिव हो रहा है, हाँ, तो दूर दूर हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। और उसके साथ ही तो देखिए अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। फिर इंडिया टुडे के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, फिर वेंटिलेटर पे लोग पड़े हुए थे, मास्क लगे हुए थे, वो उनकी डेथ हो गई आंध्र प्रदेश के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर। और सिक्योरिटी जो है, अस्पतालों की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। और लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि वही टाइम्स ऑफ इंडिया, ईयर आफ्टर पेंगोंग क्लैश, आज ये 5 या 6 तारीख को ही ये क्लैशेस हुए थे पेंगोंग सू के ये नॉर्थ उस पे। चाइना अपनी पोजीशंस को, अपने ट्रूप्स को आगे मजबूत कर रहे हैं वहां पे, वो कोई पीछे जाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन उनके जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं, उन्होंने आज बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया है, उन्होंने इंटरेक्ट किया, मैं पूरा सुना है, मैं उसको मुख्तसर तौर पर बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया टुडे को कोट कर देते हैं, वो कहते हैं कि जो थर्ड वेव है वो इनएविटेबल है, ठीक है, और कांट प्रेडिक्ट इट्स टाइमिंग्स और इसका स्केल। यानी जो सेकंड वेव है, इसको ये मर्ज भी हो सकती है थर्ड वेव के साथ। और इसकी पीक, वो कहते हैं कि इसकी पीक, कुछ लोग ये अपने ये कैलकुलेट कर रहे थे कि 5 तारीख को इसकी पीक आके कल ये खत्म हो जाएगी, यानी आज इसकी पीक होगी। अब देखते हैं कि कल यानी 6 मई को क्या हमारे सामने रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन ये एक मैथमेटिकल मॉडल था। लेकिन जो चीफ उनके हैं वही कह रहे हैं कि जी, जो चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं, साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं कि तीसरी जो वेव है उसने आना है। वो कहते हैं, वो ये कह रहे हैं उसने आना है। हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो सकी, एसओपीज को केयर नहीं करवाया जा सका। जब जरूरत, वो कहते हैं ना कि वो नादा पड़ गए सजदे में जो वक्त है क्या, मतलब जब आपको जरूरत है यहां पर हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज की, वेंटिलेटर्स की, तो अब आप ऑर्डर कर रहे हैं कि अगले 3 महीने के बाद जनाब वहां से मास्क पहुंचेंगे और अगले 4 महीने के बाद वैक्सीन पहुंचेगी। और ये सारा, और जयशंकर साहब जिनकी ड्यूटी थी, वो आप देखें दुनिया के सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के सामने हमारी सफारतकारी, हमारे लोग उनको मतलब हर मुल्क के लिए बड़े इंपॉर्टेंट। आपने क्राइसिस से कैसे मिला है, बहुत मैटर करता है। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके। तो एक तो पहले ही वो अजाब में थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अल जजीरा से गार्डियन से लेकर सब लताड़ बताड़ के ऐसी तहसीर मोदी की उन्होंने बेड़ा गर्क किया होता पूरी दुनिया में। अब जयशंकर के वक्त के अंदर जनाब निकल आए हैं, कोविड और क्वारंटाइन हो गए जयशंकर। यानी ये क्या तमाशा है भाई। सर, आपसे मजीद बात करेंगे इस मामले पर, क्या कर रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कोविड के मसाइल पाकिस्तान में भी हैं, जाहिर है। ऑक्सीजन सिलेंडर के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप जो पहले ऑक्सीजन की बड़ी मिकदार मिल सकती है स्टील मिल से, तो आप उसे फ़ाल करें। जिसके जवाब में आज अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये प्लांट 40 साल पुराना है, इसलिए ये फ़ाल नहीं हो सकता, बहुत बड़ी लागत आएगी इस पर। ये बात आप भी तो कितनी लागत आएगी इसके ऊपर? वो मेरे ख्याल से 1 अरब रुपए। अच्छा, जो स्टील मिल के जो लोग हैं उनका गालिबन कुछ और कहना है। मेरे ख्याल से जो भी है इसको बैठ के करें, इसको तय करें कि किस तरह उसको फाल बनाना है, तो उसको बनाए, नहीं बनाना तो फिर क्या करना है, ऑक्सीजन फिर कैसे लेकर आनी है, कुछ तो करना है ना। तो कोई हल भी तो होगा इसका या नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने आपसे जो बात की ना कि ये खित्ते के वाकयात, देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये किस तरह से पाकिस्तान को अपने आप, पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान से अलग नहीं रह सकते आप। ये जो सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस चीफ की मुलाकात हुई है,
डेमास्कस में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो सीरिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं जनरल अली ममलूक, उनसे हुई है। अभी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जनरल अली ममलूक वो हैं जिन्होंने बशर अल असद को बचा लिया। और बचाया कैसे? 2015 में, कि अली ममलूक वो हैं जिन्होंने रशिया से कहा, रशिया से नेगोशिएट किया। रशियन फौज पहली दफा कोल्ड वॉर के बाद किसी मुल्क में उतरी, और वो मुल्क जो है वो था सीरिया। और सीरिया में उतरी, और क्यों? क्योंकि वो, और टर्की की मदद से उतरी, टर्की की मदद से उतरी। टर्की और रशिया एक साथ आए और उन्होंने आके बशर अल असद को बचाया। और उसके नतीजे में फिर वो फ्री सीरियन आर्मी और नुसरा फ्रंट और दाएश और ये और सारा जो भी कुछ होता रहा वहां पे होता रहा। तो अब आप ये देखें कि वो उसके साथ वो बशर अल असद जिसको अमेरिकन ने नहीं, रशियन ने बचाया, उनकी मुलाकात हो रही है अरब ममालिक के साथ, वापसी। और ओआईसी के अंदर, और यहां अगर वापसी होती है तो मिडिल ईस्ट को अमेरिका एक बादियों नजर में चाहता है कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो किसी तरह, और तवज्जो सारी चली जाए चाइना के ऊपर। चाइना और रशिया भी देख रहे हैं इन मामलों को। मुझे पता है नेतन्याहू वो कितना इरेलीवेंट हो गया, डील ऑफ द सेंचुरी, और वो जैरेड कश्मीर में होटल खरीदना था, वो बंडल आइलैंड में भी आना था उसने, वो सारा कितना क्या हुआ सारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।